जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस A1 पर। दोस्तों, जैसा कि आपकी हिस्ट्री सीरीज की क्लासेस चल रही हैं और मैं जब समय मिलता है उसके अनुसार आपको एक नए क्लास प्रोवाइड कराता रहता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है भारत पर तुर्क आक्रमण के विषय में चर्चा करने की है। तो बात करें तुर्क आक्रमण की, तो भारत पर सबसे पहले तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। कौन था साथियों? तो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन 3 भाई था, अल्पतगीन, महमूद गजनबी और सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पहला आक्रमणकारी था जिसने हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध 986 एडी में भारत पर आक्रमण किया और यह असफल रहा। ये यामिनी वंश यानी गजनी वंश का संस्थापक था। तो हमने चर्चा की कि भारत पर तुर्क आक्रमण यामिनी वंश के शासकों ने किया था, जिसके संस्थापक अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी था। ये 3 भाई थे और सुबुक्तगीन पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और यह असफल रहा। कब आक्रमण किया? 986 एडी में। और किसके समय किया? तो शाही वंश के संस्थापक जयपाल महाराज जी के समय इसने भारत पर आक्रमण किया। एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो हम बात करें यहाँ पर हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, और ये पूछ लिया जाता है यामिनी वंश का संस्थापक। तो इन तीनों में से यदि आपको कोई एग्जाम में मिलता है तो वहाँ पर आप टिक कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाता है पहला तुर्क आक्रमणकारी, तो सुबुक्तगीन आंसर लगाएंगे आप। और अगर पूछा जाएगा सफल आक्रमणकारी तो महमूद गजनबी लगाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम इसमें चर्चा करेंगे महमूद गजनबी के बारे में और विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है साथियों, महमूद गजनबी जो था सुल्तान तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। इसे सुल्तान तथा गाजी की उपाधि प्राप्त थी, यानी इसे सुल्तान और गाजी की उपाधि से नवाजा गया था। अब प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यामिनुद्दौला, यामिनुल बिल्लाह, बुतसिकन, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, इतने नामों से महमूद गजनबी को जाना जाता है। ठीक है साथियों, महमूद गजनबी को यामिनुद्दौला, यामिनुल बिल्लाह, बुतसिकन, मूर्ति भंजक, इसने भारत में मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहते हैं। और बुतसिकन, बुत अरबी का नाम है, सिकन मतलब तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ये एक ही चीज़ है, एक ही बात है मूर्ति भंजक और बुतसिकन। ठीक है, बाकी अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था निम्न में से महमूद गजनबी को किस नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन अलग अलग दिए थे और एक ऑप्शन दिया था यामिनुद्दौला। तो वहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता वो हो जाता यामिनुद्दौला। यामिनुद्दौला के नाम से महमूद गजनबी को जाना जाता है। बात करें इसने भारत पर कब आक्रमण किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पर इसने 1000 एडी में आक्रमण किया और यह असफल रहा। नतीजा कुछ भी नहीं निकला, 0 रहा। फिर इसने पहला सफल आक्रमण 1001 एडी में किया और जयपाल के विरुद्ध इसने युद्ध किया, भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, तो बेहिंद का युद्ध। प्रश्न बनता है बेहिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो हम बात करें यह युद्ध जयपाल और महमूद गजनबी के बीच हुआ था, जिसमें महमूद गजनबी जो था उसकी जीत होती है और जयपाल जो था वो हार जाता है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं, इससे आगे हम बात करें हेनरी
इलियट के अनुसार 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया। 1005 एडी में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1008 एडी में नगरकोट पर आक्रमण किया, 1018 में इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। किसने? तो बताएंगे साथी, किसने 1018 एडी में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया? तो महमूद गजनबी ने, जो कहाँ का रहने वाला था? तो एक तुर्क का रहने वाला था, तुर्की का। ठीक है, अब बात करें 1025 में 16वां आक्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। ये जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड, यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाता है कि 1025 एडी में इसने 16वां आक्रमण भारत, उस समय गुजरात प्रांत के जो शासक थे भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, उनके समय इसने इनके विरुद्ध आक्रमण कर दिया और सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है, गुजरात में बना हुआ है, सोने से बना हुआ था, और जो उसके बीच में भगवान शिव की जो मूर्ति थी, और ये जो मंदिर था, चकमक पत्थर जो होते हैं वो मैग्नेटिक पावर जेनरेट करते हैं। चकमक पत्थरों के बीच ये तलवार लटक रही थी। ऐसा कहने में आता है कि तलवार लटक रही थी, तो सभी लोग सोच रहे थे ईश्वर का चमत्कार है, लेकिन जब इसने वहाँ के पत्थर तोड़े, मंदिर तोड़ दिया, तो वो तलवार नीचे गिर गई। तो इससे पता चलता है कि जो चकमक पत्थर हैं वो मैग्नेटिक पावर जनरेट करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसने सोमनाथ मंदिर भी तोड़ दिया था। अंत में इसने अंतिम जो अपना आक्रमण किया 1027 में खोखरों के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया? खोखरों के। क्यों किया? जब ये भारत से सब कुछ लूट पाट के अपने देश लौट रहा था, उस समय खोखर जात के लोगों ने इसका आधा धन लूटना चाहा और इस पर हमला कर दिया। ये फिर वहाँ से वापस आकर इन लोगों से अपना बदला लेता है, और 1030 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, अब हम बात करें इससे आगे महमूद गजनबी के विषय में चर्चा करें। इसके समय लेखक कौन थे, इसके समय कालीन कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने क्या लिखा और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो साथियों, हम बात करें इसके समय एक लेखक थे फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का होमर। और इन्होंने शहनामा नामक फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसे ईरान का महाकाव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ईरान का महाकाव्य। अगर बात करें दूसरे लेखक की तो अलबरूनी की एक पुस्तक है किताबुल हिंद, जिसे तारीख हिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किताबुल हिंद और तारीख हिंद। अलबरूनी ऐसा शासक था और अलबरूनी ऐसा लेखक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। पहला एक मुसलमान लेखक जिसने पुराणों का अध्ययन किया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान लेखक कौन था। तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अब बात करें, ये एक लेखक हुए हैं उतबी नाम के जो लेखक हैं, इन्होंने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताबुल यामिनी में इसने महमूद गजनबी के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाई। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे इससे आगे मोहम्मद गौरी की। तो बात करें मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी कौन था और इसने क्या किया। तो बात करें मोहम्मद गौरी का जो रियल नेम था वो नाम था इसका सिहाबुद्दीन का जन्म 1149 एडी में हुआ था और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1149 से 1206 लगभग 57 वर्ष की उम्र में इसका देहावसान हो जाता है। इसका भाई था गयासुद्दीन से इसने 1173 में गौर प्रदेश पर अधिकार जमा लिया और भारत पर प्रथम आक्रमण इसने 1175 में किया। कहाँ किया? करमाती जाति के लोगों पर मुल्तान पर आक्रमण इसने किया। और बात करें तो इसने जो अपना दूसरा आक्रमण किया
वो 1178 में किया। कहाँ किया? पाटन बंदरगाह गुजरात में किया। और मोहम्मद गौरी इस आक्रमण में असफल रहा। मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड, जिन्हें मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, इसके साथ इनका युद्ध हुआ और इन्होंने मोहम्मद गौरी को घसीट घसीट कर मारा। अब हम बात करें भीम सेकंड के बारे में, तो भीम सेकंड की तरफ से इनका युद्ध का जो नेतृत्व कर रही थी, इस युद्ध का नेतृत्व इनकी भीम सेकंड की जो माँ थी, मूलराज द्वितीय की माँ नायिका देवी कर रही थी। और बात करें चालुक्य वंश के संस्थापक के बारे में, तो मूलराज प्रथम को चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। और बात करें राजधानी की, तो अनहिलवाड़ की मूलराज फर्स्ट की राजधानी थी, यानी चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो अनहिलवाड़। 1179 में कश्मीर एवं सिंध प्रांत पर इसने आक्रमण किया। 1186 में पंजाब को जीता। फिर इसका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय वंश के महान शासक थे और यह मोहम्मद गौरी को गिरा गिरा के मारते हैं। मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी की विजय होती है। थोड़ी सी हम बातें पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का अदर नेम था, मतलब अन्य नाम, इन्हें राय पिथौरा की उपाधि या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था, या इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता सोमेश्वर सिंह चौहान जी थे। ठीक है साथियों, ये इनके बारे में थी बेसिक जानकारी। अब बात करें इनके जो नाना थे, या यूं कहें इनके पिताजी के ससुर थे, वो अनंग पाल द्वितीय। अनंग पाल द्वितीय जो थे, उन्होंने दिल्ली को बसाया था। उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, दिल्ली का नाम था ढिल्लिकापुरी। क्या था साथियों? ढिल्लिकापुरी। ढिल्लिकापुरी को अनंग पाल द्वितीय ने बसाया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी थे। इनके दरबारी कवि, या यूं कहें इनके परम मित्र, बहुत ज़्यादा हितैषी जो थे, चंदबरदाई, उनकी एक पुस्तक लिखी है उन्होंने। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को लिखते वक्त चंदबरदाई पूरा इसे लिख ही ना सके और बीच में इनका देहावसान हो जाता है। इसके बाद इस पुस्तक को जलहर ने पूर्ण किया। किसने पूर्ण किया? तो जलहर ने। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया गया। अब हम बात करें पृथ्वीराज ने जो सिक्के चलाए, तो उनके ऊपर जो कलाकृति थी उसमें क्या लिखा गया? श्री मोहम्मद शाम। ठीक है साथियों, अब बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध की, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज की सेना की जो कमान गोविंद राय खांडे तथा बदम शाह रावल के हाथों में थी। फिर चंदावर का युद्ध होता है और चंदावर के युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है। जो जयचंद है वो गढ़वाल वेश में होता है और जयचंद को गौरी पहचान लेता है और चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है साथियों, तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ 1191 में। मोहम्मद गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। हमने बात की बेसिक जानकारी ऑफ पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान जी की तरफ से गोविंद राय खांडे और बदम शाह रावल कमान संभाल रहे थे सेना की। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के साथ होता है। गौरी और जयचंद के बीच होता है। जयचंद गढ़वाल के वेश में आता है और गौरी इसे पहचान लेता है। अब थोड़ी और जानकारी हम करें कि भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ आए हुए थे। ये अजमेर में रहते थे और यहीं इनकी दरगाह बनी हुई है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में बनी हुई है, जहां हजारों मुस्लिम
जाते हैं। ठीक है साथियों, उत्तर भारत में एकता प्रथा चलाई थी। चंदावर के युद्ध के पश्चात गौरी ने देवी लक्ष्मी नंदी के सिक्के चलवाए थे। अब बात करें कालिंजर अभियान की। कालिंजर अभियान 1202 से 1203 के बीच हुआ, जिसमें गौरी ने परमार्दी देव पर आक्रमण कर दिया। परमार्दी देव चंदेल शासक थे और इनके जो सेनापति थे वो आल्हा और उदल थे। चंदेल शासक परमार्दी देव गौरी के साथ युद्ध में हार जाते हैं और जो कालिंजर अभियान गौरी ने किया, इसमें एवक ने गौरी की सहायता की थी, यानी गौरी एवक के सहायक थे। अब हम थोड़ी गौरी के विषय में और चर्चा करते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में दमयक यानी पाकिस्तान में अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी थी। बात करें गौरी के दास कौन कौन थे, तो यलदोज, कुवाचा, एवक और बख्तियार खिलजी। यलदोज जो था वो गजनी की उपाधि धारण करने वाला था और गजनी एक प्रदेश था, इसे संभालता था। कुवाचा जो था वो सिंध प्रांत में मुल्तान, काबुल, कंधार इन तीनों का हेड था। ठीक है, एवक लाहौर और दिल्ली की कमान संभालता था। यहीं बात करें बख्तियार खिलजी की, तो ये बंगाल और बिहार को संभालता था। अब बात करें गौरी के समय कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान थे, मतलब जो ज्ञानवान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, वो कौन कौन थे, तो इसमें हम बात करें तो गौरी के समय फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूजी ये महत्वपूर्ण विद्वान थे। बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए गए विश्वविद्यालय, यहाँ से आपको एग्जाम में कभी ना कभी एक आध प्रश्न जरूर देखने को मिल जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल, औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार, इन विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। ठीक है साथियों, अब जब हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, औदंतपुरी आगे, तो उसमें किसने बनवाया और क्यों बनवाया, किसके लिए बनवाए गए, इन विषय में भी हम चर्चा करेंगे। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति था और बाद में यह येवक का सेनापति बन गया था। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।